हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के फोर्थ पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होता क्या है? तो फील्ड इसका मतलब है कि प्रभाव, किसी चीज का किसी सर्टेन डिस्टेंस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक चार्ज पार्टिकल खड़ा है, तो आर डिस्टेंस पर उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है, उस चीज को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर है, वेक्टर्स है जिसकी एक सर्टेनली डायरेक्शन भी होती है। ऑब्वियसली कि वेक्टर क्या है अब आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि किसी सर्टेन डिस्टेंस पर किसी चार्ज पार्टिकल के द्वारा कितना इफेक्ट पड़ रहा है, उस चीज को हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मान लीजिए कि कहा यहाँ पर कोई एक प्लस चार्ज है जिसे हम लोग कह देते हैं Q1। हमने इस बारे में पहले लेक्चर में भी पढ़ा था, फिर भी पढ़ा देता हूँ। इसे हम कह देते हैं Q1। तो अभी मान लीजिए कि इसके सराउंडेड कोई एक ऐसा फील्ड है जिसके द्वारा ये अपनी एक्सिस्टेंस यानी कि अपनी उपस्थिति किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को बता पा रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ। उस चीज को हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उस चीज के द्वारा ये शो करता है कि मैं यहाँ पर हूँ, यानी कि इस डिस्टेंस पर प्रभाव डाल रहा है कि वो यहाँ पर है, इससे इसका प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है अभी समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक प्लस चार्ज है Q, ठीक है, Q1। भाई इसके R डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है Q2 डैश। तो यहाँ पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा होगा, उस चीज को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इन दोनों चार्ज पार्टिकल को बिना टच किए कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई एक चार्ज पार्टिकल है? अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक प्लस चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिसके द्वारा ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि एक दूसरे को बता पा रहे हैं कि वो यहाँ पर है? उस चीज को हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में तो हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी दो चार्ज पार्टिकल पर के ऊपर लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर 12 R12 कैप is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 1 R12 square R12। ठीक है, यह चीज आप लोगों को पता ही होगी। किसी भी दो चार्ज पार्टिकल पर R डिस्टेंस के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक चार्ज पार्टिकल है और उसके R डिस्टेंस पर इतना एक दूसरा चार्ज पार्टिकल, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स यानी कि इतना होगा। ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि क्या? मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक प्लस चार्ज है जिसे हम लोग कह देते हैं Q1। अभी इसके R डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है Q2 प्लस चार्ज R12। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स यानी कि ये हो गया। अभी इन चीज को हम लोग 3 डायमेंशन में शो करते हैं। ये है हमारी एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये है हमारा ओरिजिन, जहां पे अभी हाल में प्लस चार्ज है Q1 यहाँ पर उपस्थित है, और ये है हमारी एक्स एक्सिस।
और ये है हमारी जेड एक्सिस। अभी यहां पर मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल है प्लस क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई और जेड, तो इनका वेक्टर क्या हो गया, इसे हम लोग कह देते हैं आर। तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर हुआ। तो ये है यहां से यहां का डिस्टेंस, यानी कि Q चार्ज है वो Q1 से इतनी दूरी पर है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स यानी कि कूलम्ब्स लॉ के द्वारा शो होगा। तो F यहाँ Q2 है समझ लीजिए, 1 2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप। तो यहाँ R12 है, इसकी जगह पर हम लोग ये इक्वेशन लगा देते हैं तो बन जाता है K Q1 Q2 पर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर के R12। तो ये हो गया इनके बीच में लगने वाला फोर्स। अभी मान लीजिए कि Q2 है वो एक छोटा सा टेस्ट पार्टिकल है, टेस्ट चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज यानी कि क्या, कि जिसके ऊपर चार्ज यूनिट चार्ज हो। यूनिट चार्ज यानी कि चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम हो। तो यहां पर हम लोग 1 कूलम पुट कर देते हैं। तो ये हो गया कि Q1 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप। R12 यानी कि K Q1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर R12 कैप। तो ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम लोग कह देते हैं E। E यानी कि यहाँ पर Q द्वारा कितना प्रभाव पड़ रहा है इस डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर, यानी कि इस कोऑर्डिनेट पर। इस कोऑर्डिनेट पर Q1 इतना प्रभाव डाल रहा है, इसे हम लोग कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि R डिस्टेंस पर Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ठीक है, अभी हम दोनों, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा और ये है हमारा इक्वेशन 2। अभी हम लोग इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर करके देखते हैं। दोनों इक्वेशंस यहाँ पे लिख देता हूं। F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर R12 कैप और E इज इक्वल टू K Q1 अपन R12 स्क्वायर R12 कैप इज इक्वल टू K Q1 R1 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर R12 कैप। तो यहां पर फोर्स के ऊपर इस टर्म को आप देखिए, ये दोनों टर्म आप लोगों को सिमिलर दिख रही है, ऑब्वियसली दिख रही है। तो हम लोग यहाँ इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो F12 इज इक्वल टू AE Q2। तो ये हो गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लॉ, थर्ड लॉ। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक बेसिक लॉ, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ठीक, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, कोई पार्टिकल r डिस्टेंस पर अपना
बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालेगा। जितना ज्यादा प्रभाव डालेगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी किस पार्टिकल पर, Q2 को, वहां पर खड़े रहने वाले पार्टिकल पर। यानी कि मैं मान लीजिए कि कोई एक चार्ज हूँ जैसे मान लीजिए कि मैं एक Q चार्ज हूँ और मेरे से r डिस्टेंस दूर पर एक Q डैश चार्ज है, तो मैं Q डैश चार्ज के डिस्टेंस पर इतना प्रभाव डाल रहा हूँ तो Q डैश यानी कि Q2 पर इतना फोर्स लगेगा। फोर्स भी एक वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है। इतना फोर्स लगेगा, वो भी मुझ पर लगाएगा और मैं भी उस पर लगाऊंगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन एज एन इक्वल टू ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे पार्टिकल पर जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स वो पार्टिकल उस पर भी लगेगा। यानी कि वो पार्टिकल मुझ पर भी फोर्स लगाए, लेकिन मेरा द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा और उसका द्रव्यमान कम होगा, तो वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी, मेरी नहीं। मैं तो अपनी जगह पर स्थिर रहने वाला हूँ, साला हिलेगा नहीं अपन। ठीक है, तो इसे कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कैसे करते हैं, अभी कोई मैथमेटिक्स नहीं आने वाली है। बेसिकली सिंपल से कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कैसे करें। तो ज्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड को एक एरो के द्वारा शो किया जाता है। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एरो उतना ही लंबा होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक प्लस चार्ज है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा होगा, उससे बाहर की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि एरो उससे बाहर की साइड होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने की मेथड है। ऑब्वियसली कि इलेक्ट्रिक फील्ड E is directly proportional to 1/r12 स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस से इनवर्सली स्क्वायर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना पार्टिकल का प्रभाव कम होगा। तो एरो ऑब्वियसली के पार्टिकल के नजदीक बहुत ही लंबा होगा, और जैसे जैसे हम लोग पार्टिकल से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ही इस एरो की साइज कम होती जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव भी कम हो रहा है डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ। बेसिकली आप लोगों को ये चीज है वो एकदम माइनर लग रही होगी कि ये सारा क्या काम में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स के अंदर सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। ये चीज भी आप लोगों को कहीं ना कहीं भी जरूर इंपॉर्टेंस आएगी, काम में आएगी। अभी हम लोग माइनस चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो ऑब्वियसली कि माइनस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन अंदर की तरफ होगी, क्योंकि ऑब्वियसली कि उसका चार्ज ऑपोजिट है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, प्लस चार्ज के कंपेयर में। यह हो गया माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी एक कंडीशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई भी एरिया है ए, उसके अंदर से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पसार हो रही है, तो उसे हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों को थोड़ी देर बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यह अगला टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे उसका इम्पोर्टेंस है इसलिए पढ़ा देता हूँ। अभी मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक प्लस चार्ज है, उसके ऊपर
किसी राउंड से बॉल में, राउंड सा एक बॉल है, तो यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी। तो उसकी मान लीजिए कि उस राउंड बॉल की रेडियस है r। तो क्या होगा अगर रेडियस बढ़ जाएगी? तो रेडियस बढ़ जाएगी, इसका मतलब है कि उसका डायमीटर भी बढ़ेगा, तो उसका एरिया भी बढ़ेगा। तो क्या इससे फ्लक्स में कोई दिक्कत आएगी? जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ से जितनी लाइंस निकल रही है उतनी ही लाइंस यहाँ से भी निकल रही है। इसका मतलब है कि किसी राउंड शेप के अंदर में कोई चार्ज पार्टिकल को हम लोग खड़ा रख दें तो उसका फ्लक्स बदलेगा नहीं अगर उसकी रेडियस बदल जाए तो। अभी मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक प्लस चार्ज है और यहाँ पर कोई एक एरिया है, तो इस एरिया के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पसार होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बनेगा। लेकिन ट्विस्ट ये है, इस एरिया से इस चार्ज का डिस्टेंस है इन्फिनिटी, यानी कि ये यहाँ से अनंत दूर है। तो इसलिए कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पैरेलल हो जाएगी। यानी कि डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी हो गया तो किसी एरिया के ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड पसार हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से वो पैरेलल हो जाएगी। अगर वही एरिया यहाँ पर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी लाइन कभी पैरेलल नहीं होती, क्योंकि उनका कर्वेचर बढ़ जाता है। अभी हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को ओवर क्रॉस नहीं करती। अभी मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पर कोई एक प्लस चार्ज है, तो उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही है, तो दूसरी कह रही है कि मैं यहाँ से निकलूंगी। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में, और इसलिए पता करना मुश्किल पड़ जाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी शो नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इस तरह से, क्योंकि अब ऐसे शो करेंगे तो यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी कि यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी अपने अंदर वर्म होल क्रिएट नहीं करती, यानी कि किसी सर्टन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड पसार हो रही है। मान लीजिए कि यहाँ से कोई एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड पसार हो रही है, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कभी भी अपने अंदर वर्म होल नहीं क्रिएट कर सकती। वर्म होल यानी कि क्या, अब बहुत ही एडवांस लेवल की बात हो जाएगी, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। वो आप लोग एमएससी लेवल में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन अभी आप इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है।